हेलो फ्रेंड्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। जैसा कि मैंने आपके साथ वादा किया था कि आज का ये सेशन आपका सैलरी के बेसिस पर रहेगा। फर्स्ट सेशन हम लोगों ने टीडीएस के इंट्रोडक्शन को देखा। आज हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि सैलरी पर टीडीएस कैसे चार्ज किया जाता है, जो कि सेक्शन 192 का हिस्सा है। ये सैलरी पर टीडीएस काटने का सिस्टम क्या है? सबसे पहली बात कि टीडीएस में एक पेयर होता है, एक पेई होता है। पेयर द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स टू द पे, पेमेंट ऑफ अमाउंट और इनकम टू द पेई, and pay is the person who is going to receive the same amount. Is it clear? Now there is the responsibility which has been casted over the payer, that before making the payment to the payee he'll deduct the amount of tax at source. जहां पर वो इनकम अराइज हो रही है पेई के लिए, वो पेयर रिस्पॉन्सिबल होता है उस पर टैक्स डिडक्ट करने के लिए। नाउ हियर इफ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सैलरी, इट मीन्स पेयर इज एन एम्प्लॉयर एंड पेई इज एन एम्प्लॉय। पेयर एम्प्लॉयर होगा और पेई एम्प्लॉय होगा। तो अब एम्प्लॉयर जो भी सैलरी का पेमेंट करेगा, ओ जो कुछ भी एम्प्लॉय को पेमेंट करेगा वो सैलरी हेड में आएगा। अब सैलरी टोटल होती है, चाहे वो किसी भी चीज का अमाउंट हो, बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, जितने भी अमाउंट्स, बोनस, कमीशन, पर्क विजिट्स, वो सारे सैलरी का हिस्सा होते हैं, एज वी नो इट। तो अब जो एम्प्लॉयर पेमेंट करेगा एम्प्लॉय को सैलरी के नाम पर, पेमेंट करते समय, आई एम जस्ट सेइंग द वर्ड पेमेंट करते समय, क्योंकि पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? नाउ द पेयर, पेयर इज हु? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट ऑफ सैलरी टू द पेई और एम्प्लॉय। तो जब पेयर पेई को सैलरी का एक्चुअल पेमेंट करता है तो उस समय टैक्स डिडक्ट होता है। दैट्स इट सर। दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि टीडीएस का रेट क्या रहेगा? नॉर्मल स्लैब रेट। जो स्लैब रेट एम्प्लॉय के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, एम्प्लॉय मीन्स है पर्सन, एन इंडिविजुअल, तो जितने भी स्लैब रेट अप टू रुपीज 2,50,000 नील, 2,50,000 टू 5,00,000 5%, 5,00,000 टू 10,00,000 20%, मोर देन 10,00,000 30%। दिस इज द स्लैब रेट ना। इसी टैक्स रेट पर, इसलिए इसी स्लैब रेट पर टैक्स डिडक्ट किया जाता है। सर ये तो आपने समझा दिया, जो टीडीएस का रेट होगा वो स्लैब रेट पर होगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा। कोई भी ऐसा अमाउंट, कोई भी ऐसा अमाउंट जो एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जाना हो और दोनों के बीच में ये डाउट है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, अब सैलरी जाएगी और वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा? जरूरी नहीं। एक पार्टनर, एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी देती है, क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है? नहीं। एक कंपनी अपने डायरेक्टर्स को सैलरी देती है, क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है? आपका जवाब होगा हाँ भी और ना भी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये है चीज देखना कि अगर कोई कंपनी अपने फुल टाइम डायरेक्टर को कोई पेमेंट करती है तो वो एम्प्लॉय ही होगा नॉर्मली। बेसिकली जब भी हम डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो एट दैट टाइम वी आर नीडेड टू check the employment conditions, terms and condition between the company and the directors. अगर हम टर्म्स एंड कंडीशन की देखेंगे अपॉइंटमेंट की शर्तों से, ये लगता है कि डायरेक्टर एज एन एम्प्लॉय है तो उस पर हम सैलरी का हिसाब से टीडीएस चार्ज करेंगे। अगर एम्प्लॉय नहीं है तो सीधे फिर 194 जे के हिसाब से टीडीएस चार्ज करेंगे। 194 जे फ्यूचर में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है कंपनी और डायरेक्टर के बीच में तो 194 जे आएगा, अगर हाँ तो 192 में ही टीडीएस चार्ज किया जाएगा। ये क्लियर है? हाँ सर। तो ये एक दो पॉइंट आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं करेगा। अच्छा सर एक बात बताइए, टीडीएस कैसे डिडक्ट होता है वो भी तो हमें पता चले। एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कहता है कि देखो मैं तुम्हें इतनी सैलरी देता हूं, मैं देता हूं तो मुझे मालूम है तुम्हारी कितनी इनकम होगी, तो तुम्हारी जितनी भी
एस्टिमेटेड इनकम होगी हमारे यहां से। मैंने क्या बोला, एम्प्लॉयर कहेगा एम्प्लॉय को तुम मेरे यहां 12 महीना काम करोगे, आज तुम काम कर रहे हो, ये अप्रैल का महीना है, ये फाइनेंशियल स्टार्ट हो गया और तुम्हारा ये पूरा पे स्केल है, इतनी सैलरी तुम्हें साल भर में हम तुम्हें देंगे, तुम्हारी ये इनकम रहेगी, इस पर तुम्हें इतना टैक्स देना पड़ेगा। मान लो 8 लाख रुपए की इनकम आती है तो 8 लाख पर टैक्स बन जाएगा, अगर एचईसी को छोड़ दे तो 3 लाख का 20%, 60,000, 72,500 प्लस एचईसी 4%, तो 72,500 प्लस 4%, ये आ जाएगा 75,400। ये टैक्स का अमाउंट आया जो एम्प्लॉय को अपनी जेब से देना है 8 लाख रुपए की सैलरी पर। देख लेंगे आप लोग, कैलकुलेशन मेरी मिस्टेक हो सकती है, अदरवाइज यही आना चाहिए। 3 लाख का 20% प्लस 12,500 प्लस 4%, बिल्कुल ठीक है, 75,400। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से कहेगा देखो मैं तुम्हें 8 लाख दूंगा, तुम 75,400 गवर्नमेंट को दोगे। गवर्नमेंट ने हमें बोल रखा है कि मैं जब आपको सैलरी का पेमेंट करूं तो मैं टैक्स डिडक्ट कर लूं। अब आपका टोटल टैक्स 12 महीने की सैलरी पर 75,400 जाएगा, डिवाइडेड बाई मैं 12 कर देता हूं तो एक महीने में मुझे आपसे 6,283 का टीडीएस काट लेना है और मुझे टोटल सैलरी आपको 12 महीने में इतनी देनी है, 66,666 फर्स्ट हर मंथ में 66,666 रुपए आपको सैलरी दूंगा और 75,400 यही आएगा डिवाइडेड बाई 12, मैं आपका 6,283 आपका डीडीएस काट करके पैसा दूंगा, यानी 66,666 में से इतना डिडक्ट हो गया तो 60,382 का मैं आपको हर महीने सैलरी दूंगा टीडीएस काट करके। और जो भी मैं टीडीएस काटूंगा ना, मैं उसका आपको एक सर्टिफिकेट दूंगा, उसका मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा। 6,000 के लमसम जो मैंने आपका टीडीएस काटा है उसका आप हमसे सर्टिफिकेट ले लेंगे, बाकी तो आप हमसे सैलरी ले ही रहे हैं इन कैश। एम्प्लॉय भी खुश, एम्प्लॉय के हाथ में टोटल साल भर में 8 लाख आया और उसने 8 लाख तो आया लेकिन 8 लाख में से नगद कितना मिला, 75,400 नहीं मिला, वो तो टीडीएस सर्टिफिकेट था। तो एम्प्लॉय के हाथ में जो कैश आएगा 724,600 आएगा, प्लस जो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा एम्प्लॉयर से वो 75,400 का मिलेगा, यानी टोटल 8 लाख मिल गया। वो दिखाएगा अपनी टोटल सैलरी 8 लाख, टैक्स लायबिलिटी दिखाएगा 75,400 माइनस टीडीएस 75,400, तो कहने का मतलब उसकी टैक्स लायबिलिटी वहां पर जीरो हो जाएगी। दिस इज द वे, दिस इज द वे, ये एक तरीका है टैक्स डिडक्शन का। अच्छा, मान लीजिए सर एम्प्लॉय ने बीच में ही काम छोड़ दिया, 3 महीना काम किया छोड़ दिया। अच्छा, अगर 3 महीना काम किया और एम्प्लॉय ने छोड़ दिया तब क्या होगा? मैंने कहा टोटल साल भर में सोचा गया था उसका इतना टैक्स डिडक्ट होगा 6,283। फर्स्ट मंथ का उसको दे दिया गया, सेकंड मंथ का दे दिया गया सैलरी, इतना टीडीएस डिडक्ट करने के बाद उसने 3 ही महीने काम किए। अब इसको मैं मेमोरी में कहीं सेव कर लूं, 6,283, चलो ये आ गया अब मेमोरी में। अब देखो 8 लाख डिवाइडेड बाई 12, हर महीने सैलरी कितनी जानी थी 66,666 माइनस 6,283, ये आ जाएगा 60,383। ये उसके हाथ में कैश जा रहा था 2 महीने का गया, तीसरे महीने उसने रिजाइन कर दिया एम्प्लॉय ने। अब जब तीसरे महीने रिजाइन करेगा तो एम्प्लॉयर कहेगा देख तू मेरे यहां काम कर रहा था 66,666 रुपए में, कितने पर? 66,666 रुपए पर तू मेरे यहां काम कर रहा था, तूने टोटल मेरे यहां 3 महीने काम किया, अब तू जा रहा है, यानी मुझे तुमको 2 लाख रुपए सैलरी देनी थी। कितनी सैलरी देनी थी? 2 लाख रुपए सैलरी देनी थी। और 2 लाख पर तो बाय द वे टैक्स तो डिडक्ट ही नहीं होना चाहिए था। अगर किसी की एस्टिमेटेड इनकम साल भर की 2 लाख है, अब एम्प्लॉयर को क्या मालूम कि एम्प्लॉय उसके यहां से छोड़कर किसी दूसरे के यहां नौकरी करेगा और कितने रुपए की करेगा। ही इज knowing nothing about that, and even employee is not knowing about his future employment। तो उस केस में कहा गया 2 लाख पर तो टैक्स काटना ही नहीं चाहिए था। अब जो हुआ सो हुआ, तीसरे मंथ में जब वो जाएगा तो उस पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा, हाँ या ना? थर्ड मंथ में उसका टैक्स नहीं काटा जाएगा, थर्ड मंथ में उसको पूरा पैसा दे दिया जाएगा 66,666। हर महीने उसका जो टैक्स काटा जा रहा था वो 6,283 था,
2 लाख उसके हाथ में मिला, जिसमें से 6283 एंड 6283 टैक्स काटकर उसके हाथ में दे दिया गया 1,87,434। ये उसके हाथ में मिला, बाकी 13,000 के आसपास 13,566 रुपए उसका टीडीएस कट गया। अब एम्प्लॉय यहां से निकला दूसरे के यहां। अब दूसरे के यहां जब गया तो उसको वहां पे मिलने लगा 70,000। मेरी बात ढंग से समझेंगे, अब तक उसको मिल रहा था 66,666, अब उसको वहां फ्यूचर में मिलेगा 70,000 पर मंथ। अब जरा मेरी बात ढंग से समझेंगे, 70,000 मिलेगा 9 मंथ के हिसाब से, क्योंकि अब वो 3 महीना काम कर चुका है, अगले दिन से उसकी नई जॉब लग गई मान लो नए एम्प्लॉयर के, तो 9 महीना उसके यहाँ काम करेगा और वहां 6,38,000 पाएगा 9 महीने में प्लस। अब जो नया एम्प्लॉयर होगा वो कहेगा देख, तो आने वाले 9 महीने में मेरे यहां से 6,30,000 उठाएगा, वो कहेगा हाँ, तू ऑलरेडी अपने पुराने एम्प्लॉयर के यहां से 2 लाख रुपए उठा चुका है, यानी टोटल तेरी ईयरली इनकम होगी 8,30,000। अब मैं इस पर टीडीएस काटूं, एम्प्लॉय कहेगा भाई 2 महीने का टीडीएस मेरा ऑलरेडी कट चुका है। तो एम्प्लॉयर कहेगा 8,30,000 पर पहले तो ये बताओ टैक्स कितना बनता है। अब मैं उसको बताऊंगा कि 72,500 तो बन ही गया था 8 लाख पर, और 30,000 पर 20% के हिसाब से 6,000 और बढ़ जाएगा प्लस 4%, यानी अगर देखा जाए तो 8,30,000 की टोटल सालाना इनकम पर जो स्लैब रेट से टैक्स आता है वो है एचईसी मिलाकर 81,640। अब चूंकि आप प्रोफेशनल हैं तो मुझे आपको नहीं बताना कि ये कैलकुलेशन कैसे हुआ, आप कैलकुलेट कर लेंगे, 81,640 का आपके सामने कैलकुलेशन आया। अब एम्प्लॉयर कहेगा देखो तुम ऑलरेडी कुछ टीडीएस कटवा चुके हो 81,640 में से, 81,640 में से 6,283 पहले महीने का कटा था और 6,283 तुम्हारे दूसरे महीने का कटा, बाकी तो किसी महीने का नहीं कटा। अब मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हारे 8,30,000 पर जितना टैक्स होता है, जितना तुम्हारा कट चुका है, माइनस करने के बाद बाकी मैं टीडीएस चार्ज करूं। यानी अब आने वाले 9 महीने में हम आपका 69,000 अप्रॉक्स टीडीएस काटेंगे डिवाइडेड बाई 9, तो अब आ गया 7,675। अब मेरी बात ढंग से समझेंगे, अब मुझे उसको देना है 70,000 अपने एम्प्लॉय को और 7,675 हर महीने टीडीएस काट दिया जाएगा, उसको हाथ में मिलेगा 62,325। देखो ना ये सिस्टम क्या है कि एक एम्प्लॉय अगर किसी एम्प्लॉयर क्या काम कर रहा है तो एम्प्लॉयर उसकी एस्टिमेटेड इनकम निकालता है कि तुम्हारी साल भर की इनकम या पूरे इस फाइनेंशियल ईयर की इनकम या यहां से लेकर साल के अंत तक इनकम कितना कमाओगे, उस बेसिस पर वो टीडीएस काटना शुरू कर देता है। ये उसका हिसाब है। और अगर बीच में कुछ चेंजेस आते हैं एम्प्लॉयमेंट वगैरह में तो वो उसको रिकैलकुलेट करता है और पुराना जितना टैक्स डिडक्ट है वो माइनस करके बाकी टैक्स लायबिलिटी को रिमाइनिंग मंथ्स में यूज करता है। दिस इज द वे। अच्छा सर एक बात बताइए, मान लेते हैं आपने कहा एस्टिमेटेड इनकम, हो सकता है एम्प्लॉय की कुछ और भी इनकम हो, उसका अपना बिजनेस का इनकम हो, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो, कैपिटल गेन का इनकम हो या अदर सोर्सेज का, क्या वो डिटेल्स भी एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को शेयर करेगा? जवाब है हाँ। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक फॉर्म देता है, फॉर्म 12BB, और उस फॉर्म को भर करके देने की जिम्मेदारी एम्प्लॉय की होती है। अगर एम्प्लॉय उसमें अपनी हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज की इनकम दिखाता है अपने एम्प्लॉयर को कि मेरी ये इनकम्स भी हैं, तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है कि एम्प्लॉय की टोटल इनकम कैलकुलेट करे टैक्सेबल। उस जो फॉर्म 12BB में उसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है उनको बेस लेते हुए। क्लियर हुआ? बिल्कुल ठीक है, उनको बेस लेते हुए, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को भी कंसीडर करेगा, पीजीबीपी से अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन, सबको उसको मर्ज करके उसकी सालाना इनकम निकालनी पड़ेगी, उसमें से टैक्स लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी, टैक्स लायबिलिटी में हर मंथ का कितना टैक्स बनता है वो सैलरी देते समय माइनस करना पड़ेगा। और हो सकता है फ्यूचर में कुछ चेंजेस आए एस्टिमेटेड इनकम में, तो एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से फिर शेयर करेगा, एम्प्लॉयर फिर से पूरा खाका बनाएगा, जितनी टैक्स लायबिलिटी आएगी, जितना टैक्स कट चुका है, माइनस करने के बाद जितना और टैक्स बचता है उसको रिमाइनिंग मंथ्स में कवर करेगा। ये प्रोसेस चलता रहता है। नॉर्मली इतनी क्रिटिकल सिचुएशन नहीं आती। सर आपने ये बताया कि इंफॉर्मेशन को शेयर करना क्या मैंडेटरी है?
अगर कोई एम्प्लॉय कहता है कि हम क्यों बताएं अपने एम्प्लॉयर को कि मैं हाउस प्रॉपर्टी से कमाता हूं, मैं जुए से कमाता हूं, मैं हॉर्स रेस से कमाता हूं, मेरा कोई बिजनेस भी है, मेरा डिविडेंड से आता है, मैं क्यों बताऊं एम्प्लॉयर को? ना बताओ। एम्प्लॉयर तब अपनी सैलरी पर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। इज इट क्लियर टू यू? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और बात बताइए। मान लीजिए एक एम्प्लॉय एक ही साल में एक साथ दो एम्प्लॉयर के यहाँ काम करता है, मॉर्निंग शिफ्ट अलग और इवनिंग शिफ्ट अलग जगह काम करता है। दोनों जगह से उसको अच्छी सैलरी मिलती है, भाई क्वालिटी है, सैलरी मिल रही है। अब आप हमको ये बताइए सर कि टीडीएस कौन काटेगा, मॉर्निंग शिफ्ट वाला एम्प्लॉयर या इवनिंग शिफ्ट वाला एम्प्लॉयर? नाउ दिस इज द ऑप्शन विच इज गिवन टू एम्प्लॉय। इफ ही चूज मॉर्निंग वाला एम्प्लॉयर तो मॉर्निंग वाला एम्प्लॉयर उसका टीडीएस काटने की जिम्मेदारी लेगा। इफ ही चूज इवनिंग वाला एम्प्लॉयर तो इवनिंग वाला एम्प्लॉयर जो होगा उसकी टीडीएस को चार्ज करेगा। सर, जो मॉर्निंग वाला एम्प्लॉयर है क्या वो इवनिंग वाले एम्प्लॉयर की भी सैलरी को क्लब करेगा? हाँ, अगर एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन देता है तो। अच्छा, जो मॉर्निंग वाला एम्प्लॉयर है क्या उसकी इनकम को इवनिंग वाला एम्प्लॉयर क्लब कर सकता है? हाँ, अगर इवनिंग वाले एम्प्लॉयर को सेलेक्ट किया जाता है टीडीएस के पर्पस के लिए तो हाँ, मॉर्निंग वाले की भी इनकम को इवनिंग वाला एम्प्लॉयर अपने में जोड़ करके फिर टीडीएस का अमाउंट डिसाइड करता है। इज इट क्लियर? नाउ दिस इज द पावर विच इज गिवन टू द एम्प्लॉय टू ऑप्ट टू सेलेक्ट बिटवीन और अमंग्स द एम्प्लॉयर फ्रॉम whom he want to get the deduction of tax. That's it. अच्छा, ये भी मैटर क्लियर हो गया, हमें इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अब। अच्छा सर, आपने बताया कि एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट की जाती है। ये भी तो हो सकता है मेरे भाई कि हमेशा पीजीबीपी में प्रॉफिट होता है क्या? नुकसान भी तो हो सकता है। सैलरी में प्रॉफिट होता है ये तो मालूम है, कभी नुकसान नहीं होता। हाउस प्रॉपर्टी में भी नुकसान हो सकता है, पीजीबीपी में भी नुकसान हो सकता है, कैपिटल गेन में भी, अदर सोर्सेस में भी। तो सर क्या उस नुकसान को भी कंसिडर किया जाता है क्या? ना, केवल हाउस प्रॉपर्टी के नुकसान को कंसिडर किया जाता है, बाकी किसी भी हेड के लॉस को एडजस्ट नहीं किया जाता। यानी अगर मैंने एम्प्लॉयर हूं, मुझे एम्प्लॉय ने कहा ये मेरी सैलरी, मैं कहूंगा मुझे मालूम है तेरी सैलरी मैं ही दे रहा हूं, ये सैलरी हाउस प्रॉपर्टी का इनकम बता दू, वो कहेगा लॉस है, तो मैं लॉस को कंसिडर करूंगा। मैं कहूंगा पीजीबीपी की इनकम बता, वो कहेगा लॉस है, मैं कहेगा ठेंगा रख अपने पास, उसका टीडीएस कोई मेरा लेना देना नहीं। वो कहेगा अदर सोर्सेज में लॉस, मैं कहूंगा रख अपने पास। कैपिटल गेन में लॉस रख अपने पास। ओके, सड्डा हक इत्ते रख, वो नहीं है यहाँ पर। आपका हक तो है उस पर डिडक्शन का, लेकिन मैं वो आपको टीडीएस में यूज नहीं करूंगा लॉसेस को। सर केवल इनकम हो तो क्या 100% यूज करना कंपल्शन है? अगर मान लीजिए मेरा एम्प्लॉय कहता है मेरी पीजीबीपी में इनकम है, अदर सोर्सेज में इनकम है, क्या मैं ले लूं यूज करूं? हाँ, लेकिन अगर किसी इनकम को कंसीडर करने से, मेरी बात ढंग से समझे, लॉस इसलिए नहीं कंसीडर किया जा रहा था क्योंकि टैक्स का अमाउंट कम आ जाता टीडीएस का। हाउस प्रॉपर्टी वाज ओके, गवर्नमेंट ने स्पेशली उसको प्रिविलेज दिए, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि किसी इनकम को भी क्लब करने से, इनकम को क्लब करने से अगर टैक्स डिडक्शन कम हो जाता है, और अगर इनकम को क्लब ना करें तो टीडीएस का अमाउंट हाई हो जाता है। क्या फायदा है ऐसे क्लबिंग को? टीडीएस के पर्पज से ऐसी दूसरी इनकम को क्लब ना करो, हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ करके। तो सैलरी हाउस प्रॉपर्टी का नाता जोड़ लो, लॉस हो तो भी सैलरी चिपकी रहेगी सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम सैलरी से चिपकी रहेगी, प्रॉफिट हो तो चिपकने ही, चाहे टीडीएस बढ़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाकी चीजों को कहा गया कि अगर उनको लॉस है तो ऐड मत करो, प्रॉफिट है तो भी ऐड मत करो, अगर उनको ऐड करने से टीडीएस का अमाउंट कम हो जाता है तो। ऐसा कब होता है कि नॉर्मली ऐसा तो है नहीं केवल सैलरी पर टीडीएस कटता है, बिजनेस की इनकम पर भी टीडीएस करता है, बाकी चीज़ों पर भी टीडीएस करता है। तो बाकी चीज़ों की भी टीडीएस कटता है, तो उनको ऐड करेंगे तो टीडीएस नीचे माइनस भी तो करेंगे, तो छोड़ देते हैं उसको। तो अगर किसी इनकम को शामिल करने से टैक्स डिडक्शन कम आ जाता है एम्प्लॉयर का, तो उस इनकम को शामिल नहीं करेंगे। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। अब चीज़ें क्लियर हुई? अभी भी कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लास्ट पॉइंट में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि होता क्या है कि कभी कभी एक एम्प्लॉयर
एम्प्लॉय को कहता है कि तू फॉर्म 12BB को भर करके मेरे पास जमा कर। एम्प्लॉय जमा कर देता है और उसी बेसिस पर एम्प्लॉयर टीडीएस या एस्टिमेटेड इनकम निकाल करके टीडीएस कैलकुलेट कर लेता है। अब एम्प्लॉय ने कहा कि मैं एचआरए अवेल करूंगा। एचआरए का डिडक्शन अवेल करेगा, इसका मतलब एम्प्लॉय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये मान रहा है कि वो रेंट पे कर रहा है। एम्प्लॉयर ने कहा भाई सबूत दिखा, सबूत दिखा, कहाँ तू पे कर रहा है। ओ मकान मालिक का हम डिटेल दे दें? मकान मालिक के पास तू पहुंचेगा एम्प्लॉयर, हाँ जी, एम्प्लॉयर को आपको वो सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, इवन रेंट की रिसीट भी देनी पड़ेगी, एम्प्लॉयर की डिटेल भी देनी पड़ेगी, जिससे एम्प्लॉयर को ये सेटिस्फेक्शन मिले कि यस एम्प्लॉय इज एक्चुअली पेइंग द अमाउंट ऑफ रेंट टू द एम्प्लॉयर टू द लैंडलॉर्ड। इन द सेम वे लीव ट्रेवल कंसेशन, इंडिया में ही अगर आप यात्रा करते हैं 4 साल के एक ब्लॉक में 2 बार, तो आपको लीव ट्रेवल कंसेशन का बेनिफिट मिलता है। 2 बच्चों के साथ, ट्विंस होते हैं पहले तो 2 बच्चों के साथ, बाद में होते हैं तो 3 बच्चों के साथ। फिलहाल उस मैटर को नहीं ले आते। तो स्पाउस और 2 बच्चों के बेनिफिट मिलता है अगर आप लीव ट्रेवल का बेनिफिट लेते हैं इन इंडिया में घूमने का, फॉरेन ट्रेवल ना हो। अब ऐसा नहीं है कि आपको लीव ट्रेवल का बेनिफिट मिल रहा है, आपने एम्प्लॉयर को लिख दिया इतना खर्चा हुआ, एम्प्लॉयर मान ले, अरे भैया सबूत दो, किस होटल में रुके थे, कितना खर्चा हुआ था, उसकी रसीद दे दो, तब तो हम आपको उसका डिडक्शन देंगे, अदरवाइज उसका डिडक्शन नहीं देने वाले। यानी सबूत मांगा जाएगा। इसी तरह डोनेशन वगैरह आपने कंट्रीब्यूशन किया है, डोनेशन वगैरह 80 में डिडक्शन पाना चाहते हैं एलआईसी वगैरह का, तो सबूत दो। तो इसका मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां पर आपको डिडक्शन अगर क्लेम करना है, एम्प्लॉय को देना है डिडक्शन, तो उस केस में आपको सबूत मांगा जा सकता है एम्प्लॉय से। ये चीज़ आप बिल्कुल याद रखेंगे। तो हमें नहीं लगता कि सैलरी टॉपिक में अब किसी को कोई दिक्कत आएगी। दैट वाज द समरी ऑफ द सैलरी डिडक्शन, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अगेंस्ट सैलरी। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे इंपॉर्टेंट सेक्शन और टीडीएस के सेक्शन के साथ। तब तक के लिए चाचा एंड बाय बाय, थैंक यू।